हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स। इनको मैग्नीज नोड्यूल्स भी कहा जाता है और ये समुद्रों की तली में बहुत गहराई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका शेप पोटैटो जैसा होता है और ये पोरस होते हैं और इनमें मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, जिंक और उनके साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और इनका हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई में देखा जाता है। ये विश्व के कई समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वायबल इनका यहाँ अभी देखा जो जा रहा है वो सेंट्रल नॉर्थ इंडियन ओशन और सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशन में ज़्यादा इनका ये इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है। अभी वर्तमान में तो नहीं है, वर्तमान में कोई यहाँ खनन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर में वायबल हो सकता है क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो भारत ने जो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ 2002 में एक समझौता किया था, जिसके तहत भारत को पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स के खनन का राइट मिला था सेंट्रल इंडियन ओशन बेड में, और इसको 2016 में एक्सटेंड कर दिया गया 2022 तक। तो 2022 तक भारत के पास ये राइट भी है कि वो सेंट्रल इंडियन ओशन जो बेड है, उसका सी बेड है ओशन का, मतलब ओशन बेड जो है वहाँ पर उत्खनन कर सके। और इस दिशा में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो भारत सरकार का है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसके नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वे हो रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, और अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि एक डीप सी मिशन बनाया जाएगा और उसके तहत जो है इनका खनन किया जाएगा। अगर सेंट्रल इंडियन ओशन में करने का समय अवधि निकल भी जाती है तो भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया हैं, आपने मैरीटाइम जोन्स में पढ़ा होगा, और उन एरियाज़ में भी फ्यूचर में खनन के लिए सरकार प्रयासरत है। अब देखिए, ये कॉमर्शियल और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के मिनरल्स यहाँ इनमें हैं। तो स्ट्रैटेजिक इसलिए क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनमें, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है। ये सब भारत में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। कॉपर, जिंक, गोल्ड, इन सब को भारत इंपोर्ट करता रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ का इम्बैलेंस पैदा हो रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस, वो इस कारण भी होता है, इन मेटल्स के इंपोर्ट करने के कारण। और साथ ही साथ ये देखा गया है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनका 90% से भी ज़्यादा भंडार चीन के पास है। और इन रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग होता है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं जो इनके बिना वर्क नहीं कर सकते, उनमें ये बहुत ही क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। और डिफेंस में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, अगर भारत सही से इनका उत्खनन कर सके, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सके, उन्हें सीबेड से ऊपर ला सके और कमर्शियली वो वायबल हो, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल और नेशनल इकोनॉमीज़ को ये बूस्ट करेगा, इकोनॉमीज़ को आगे बढ़ाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और भारत को जो है बहुत सारे क्षेत्रों में सेल्फ रिलायंट बनाएगा। व्यापार घाटा भी कम करेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त करेगा, और इंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट को भी ये बढ़ावा देगा, नई नई तकनीकों की खोज को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं। चैलेंजेस मेनली ये हैं कि ये इतनी गहराई पर है, जैसे कि बात हुई कि 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच इनका कंसंट्रेशन सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में उधर ही पाए जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा गहराई से उनको निकाल कर लाना, फिर वो जो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज होंगी, जो एक्सप्लोरेशन होगा, उनका जो कॉस्ट है और जो निकलने पर जो आउटपुट है, तो क्या ये कमर्शियली वायबल हो पाएगा, इकोनॉमिकली वायबल हो पाएगा? तो ये एक चीज़ है। और उस तरह की तकनीक हैं अभी जो कि कम खर्च में ये काम करके दें। तो ये दो बातें हैं। तीसरी बात ये है कि जो डीप सी इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा उस मरीन इकोसिस्टम को हम लोग समझ नहीं पाए हैं अभी भी। तो क्या हम उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं?
अगर हम उसमें इस तरह का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग अगर करेंगे तो वहाँ पे निश्चित रूप से डिस्टरबेंस पैदा होगा। और तमाम की स्टोन स्पीशीज़ हैं, तमाम इस तरह के क्रिटिकली इम्पोर्टेंस के जो स्पीशीज़ हैं, जो फंक्शनिंग है उन इकोसिस्टम्स का, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर वो डिस्टर्ब होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे समुद्री जो पारितंत्र है पूरे समुद्र का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरा इकोसिस्टम किस प्रकार से प्रभावित हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और देखिए आगे का क्या राह निकलता है। आगे का राह यही हो सकता है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए कि अपनी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाए और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए। कोई बीच का एक सॉल्यूशन तो निकालना होगा, क्योंकि मनुष्य की ज़रूरतें तो बढ़ती जा रही हैं हमारे देश की। हम अर्थव्यवस्था हमारी लगातार जो है डगमगा रही है, तो उसको मजबूत करने की भी आवश्यकता है। तो यही है, और देखने के लिए धन्यवाद।